प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 20 चल रहा है उपभोग फलन, बचत फलन एवं निवेश फलन की अवधारणा। गत क्लास में हमने स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश का अध्ययन किया। क्या था स्वायत्त निवेश? ऐसा निवेश जो आय से स्वतंत्र है। क्या था प्रेरित निवेश? ऐसा निवेश जो आय के प्रति लोचदार होता है अर्थात आय पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ हमने प्रत्याशित निवेश एवं वास्तविक निवेश की परिभाषा का भी अध्ययन किया था। हमने प्रत्याशित एवं वास्तविक शब्दों का तात्पर्य हमने ये लिया था कि प्रत्याशित से तात्पर्य है अनुमान लगाना किसी समयावधि के प्रारंभ में, और वास्तविक से तात्पर्य है किसी अवधि के अंत में होने वाला वास्तविक कोई भी आय, बचत या उपभोग जो भी है। चलते हैं हम प्रत्याशित उपभोग की परिभाषा पर। चूंकि प्रत्याशित है और उपभोग है अर्थात किसी समयावधि के प्रारंभ में जिस उपभोग का अनुमान लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, प्रत्याशा की जाती है, वही कैसा उपभोग है? प्रत्याशित उपभोग। दूसरा आता है वास्तविक उपभोग। चूंकि वास्तविक शब्द आया है और उसके साथ क्या है? उपभोग, अर्थात किसी समयावधि के अंत में वास्तव में जितना उपभोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक उपभोग कहते हैं। तो क्या तात्पर्य हुआ प्रत्याशित एवं वास्तविक से? प्रत्याशित से तात्पर्य समयावधि के प्रारंभ में जो अनुमान लगाए जाते हैं, और वास्तविक से तात्पर्य जो वास्तव में समयावधि के अंत में होता है। नेक्स्ट आता है प्रत्याशित बचत एवं वास्तविक बचत। वास्तविक बचत को पूर्व व्यापी बचत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व व्यापी बचतें या पूर्व व्यापी बचत भी कहते हैं। क्या है प्रत्याशित बचत? किसी समयावधि के प्रारंभ में जितनी बचत का अनुमान लगाया जाता है वही क्या है? प्रत्याशित बचत है। और वास्तविक बचत क्या है? किसी समयावधि के अंत में वास्तव में जितनी बचत होती है वो वास्तविक बचत कहलाती है। तो ये थी प्रत्याशित उपभोग, वास्तविक उपभोग, प्रत्याशित बचतें, वास्तविक बचत की परिभाषा। देखिए, बचतकर्ता एवं निवेशकर्ता दोनों अलग अलग व्यक्ति है, अर्थात बचत करने वाला अलग है और निवेश करने वाला सामान्यतः क्या होता है? अलग होता है। अब दोनों के उद्देश्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसलिए प्रत्याशित बचत एवं प्रत्याशित निवेश हमेशा बराबर नहीं होते, एक दूसरे के बराबर नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि दोनों निवेशकर्ता एवं बचतकर्ता अलग अलग है, दोनों के उद्देश्य क्या है? अलग अलग है। तब प्रत्याशित बचत एवं प्रत्याशित निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो इन दोनों में अंतर के कारण, किसमें अंतर के कारण? प्रत्याशित बचत एवं प्रत्याशित निवेश में। वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश बराबर नहीं होते। तो इनमें जो अंतर होता है, इसके अंतर के कारण उत्पादन, रोजगार एवं आय के स्तर में क्या होते हैं? उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें दो दशाएं हो सकती है। वो दो दशाएं क्या हो सकती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें दो कंसेप्ट याद रखने हैं, एक एडी एवं एक एएस। क्या होता है ये? इससे संबंधित जो लेसन था वो अध्याय इस बार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए जस्ट हम यहां इनकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं ताकि हमें भली प्रकार से समझ आ जाए। एडी होता है एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग। क्या होती है? समग्र मांग। ए फॉर एग्रीगेट और डी फॉर डिमांड या मांग। एडी का तात्पर्य हो गया समग्र मांग, और एडी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सी प्लस आई। हमें याद रखनी है ये दो चीजें कि एडी बराबर होता है सी प्लस आई। सी फॉर कंजप्शन या उपभोग और आई फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश। क्या याद रखना है? समग्र मांग बराबर होता है उपभोग प्लस निवेश। याद रह जाएगा। दूसरा आता है एएस या एग्रीगेट सप्लाई। इसको कहते हैं समग्र पूर्ति। क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। और इसी को हमने पहले वाई के रूप में लिया था। किसके रूप में? आय के रूप में, वाई के रूप में लिया था। और इसके बराबर क्या होता है? सी प्लस एस होता है, कंजप्शन प्लस
सेविंग, अर्थात उपभोग प्लस बचत। अब इसको याद रखने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखिए सी दोनों में कॉमन है, इसलिए आपको याद रखना ही नहीं है, क्योंकि सी दोनों में आएगा, एडी में भी आएगा और एएस में भी आएगा। दूसरा याद रखने का तरीका क्या है कि जिसके साथ एस है उसके साथ प्लस में एस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एएस के साथ सी प्लस एस आएगा, तो दूसरा जो बच गया वो एडी के साथ क्या आएगा, सी प्लस आई आएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो हमें ये दो चीजें याद रखनी है, एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग बराबर होता है सी प्लस आई, और एएस या समग्र पूर्ति या वाई बराबर होता है सी प्लस एस। अब यहां थोड़ा सा इसको समझिए, संतुलन की दशा में एडी बराबर क्या होता है, एएस होता है। संतुलन की दशा में समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए एडी बराबर क्या है, सी प्लस आई, और एएस बराबर क्या है, सी प्लस एस। अब दोनों में सी एक ही बात है, बराबर है सी के सी, इसलिए हम सी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अर्थात संतुलन की दशा में आई बराबर क्या होता है, एस होता है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश, एस फॉर सेविंग या बचत। तो संतुलन की दशा में क्या होता है, निवेश बचत के बराबर होता है। अब हम इसकी दो जो स्थितियां हैं इसको हम एडी और एएस के वक्र के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार निवेश एवं बचत का अंतर होने पर पुनः संतुलन की स्थापना हो जाती है, अर्थात निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम उसका रेखा चित्र बनाते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं कि दो स्थितियां क्या हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से एक वक्र बनाएंगे, इधर हम y अक्ष लेंगे और इधर हम x अक्ष लेंगे। y अक्ष पर हम लेंगे AD और AS, अर्थात एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है वास्तव में, ये निवेश और सेविंग है एक तरीके से, क्योंकि हमने AD के बराबर I निकाला था और AS के बराबर S निकाला था। इधर हम I लेंगे, इसको हम y से सिंबल कर देंगे। यह हमारा x अक्ष है, इस पर हम दो वक्र बनाएंगे। एक तो हमारा AS वक्र बनेगा, इस प्रकार से मूल बिंदु से निकलेगा, यह हमारा है AS और यह बराबर होता है C प्लस S के। दूसरा वक्र हमारा AD वक्र बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा AD वक्र है, ये बराबर होता है C प्लस I के। अब मेरे ख्याल से आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां से क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि जब हमने उपभोग किया था C A प्लस BY से, ये स्वायत्त उपभोग है A इतने के बराबर, इसीलिए ये वक्र यहां से शुरू होता है। अब ये संतुलन की दशा है। देखिए ये वाला जो वक्र है ये AD को बता रहा है, अर्थात C को छोड़ने पर ये किसको बता रहा है, निवेश को बता रहा है। इसी प्रकार से नीचे वाला वक्र AS को बता रहा है, C को छोड़ने पर ये किसको बता रहा है, ये सेविंग को बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस साम्य का जो बिंदु है, यहां साम्य बिंदु पर I बराबर क्या है, S है, अर्थात निवेश बचत के क्या है, बराबर है साम्य की दशा में। जैसे ही साम्य से ऊपर जाते हैं वैसे ही AS वक्र ऊपर चला जाता है, अर्थात बचत वक्र ऊपर है, और जो निवेश वक्र है वो नीचे है, अर्थात ये कौन सा वक्र है, I का वक्र है, और ये किसका वक्र है, S का वक्र है। ये I और S मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने जब संतुलन की स्थापना की थी तो AD बराबर AS अर्थात C प्लस I बराबर C प्लस S अर्थात I बराबर S से हमने क्लियर किया था उसको। अब देखिए इस बिंदु से पहले I का मान ज्यादा है, अर्थात I इज ग्रेटर देन S। साम्य बिंदु से पहले चूंकि निवेश का वक्र ऊपर है, बचत का वक्र नीचे है। अब किसी भी आय पर जब आप बचत और निवेश ज्ञात करेंगे तो देखिए यहां बचत है और यहां
निवेश है, अर्थात निवेश ज्यादा है बचत कम है। यह कंडीशन कब तक है? जब तक निवेश का वक्र ऊपर है, बचत का वक्र नीचे है। इस बिंदु से आगे आप देखेंगे तो बचत का वक्र ऊपर है, निवेश का वक्र नीचे है, अर्थात इस बिंदु के बाद, साम्य बिंदु के बाद बचत ज्यादा है और निवेश क्या है? कम है। तो अब इन दो दशाओं का हम अध्ययन करते हैं। क्या कहती है दो दशाएं? पहली कहती है जब निवेश बचत से अधिक होता है, अर्थात जो साम्य बिंदु से पहले की दशा है वहां निवेश ज्यादा है, बचत कम है। निवेश ज्यादा है अर्थात एडी ज्यादा है। एडी का मतलब समग्र मांग और एएस का मतलब समग्र पूर्ति। तो साम्य बिंदु से पहले की दशा में समग्र मांग इज ग्रेटर देन समग्र पूर्ति, अर्थात समग्र मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, अर्थात किसी वस्तु की मांग ज्यादा है, पूर्ति क्या है? कम है। अब मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो क्या होगा? उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएंगे उस पूर्ति जितनी कम है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि मांग क्या है? ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो क्या होगा? अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा साधन लगाकर उत्पादन बढ़ाया जाएगा, और जब अतिरिक्त साधन लगाकर इस पूर्ति को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो रोजगार में ज्यादा लोगों को लगाया जाएगा। रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा? आप यहां से इस ओर जाते जाएंगे तो क्या हो रहा है? इधर जाने से आय बढ़ रही है। आय बढ़ते बढ़ते जब यहां पर आ जाएगी तो क्या होगा? बचत निवेश के बराबर हो जाएगी, अर्थात जो संतुलन पहले था वो पुनः संतुलन की स्थापना हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन हो सकती है कि संतुलन की बजाय क्या हो जाए? बचत ज्यादा हो जाए, निवेश कम हो जाए, अर्थात क्या तात्पर्य हुआ? पूर्ति ज्यादा है क्योंकि एएस वक्र ऊपर है, मांग कम है क्योंकि एडी वक्र क्या है? नीचे है। अब देखिए किसी वस्तु की जब क्या हुआ? पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है। जब पूर्ति ऑलरेडी ज्यादा है तो और उत्पादन किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूर्ति ज्यादा है, अर्थात पहले से उन वस्तुओं का स्टॉक पड़ा है, भंडार पड़ा है, तो उत्पादक के पास पहले से स्टॉक जमा होगा, क्योंकि पहले ही पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, तो वो क्या करेगा? उत्पादन को घटाएगा। उत्पादन घटाएगा तो क्या होगा? रोजगार में कमी होगी, क्योंकि लोगों को काम पर से हटाया जाएगा। उत्पादन घटाने पर क्या होगा? रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी आएगी तो आय में क्या आएगी? कमी आएगी, अर्थात आय इधर से किस ओर आएगी? इस ओर आएगी। आय घटते घटते जब वापस यहां आ जाएगी तो पुनः क्या होगा? आय कम होते होते बचत कम होगी। बचत कम होगी तो क्या होगा? वापस निवेश और बचत एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पुनः इस बिंदु पर संतुलन स्थापना हो जाएगी जहां बचत और निवेश एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। तो असंतुलन की दो दशाएं हो सकती है। ये वाली जो दो दशाएं हैं वो क्या हो सकती है? या तो निवेश बचत से ज्यादा हो सकता है या बचत निवेश से ज्यादा हो सकती है। तो जब निवेश बचत से ज्यादा है तब तक उत्पादन बढ़ाया जाएगा, रोजगार बढ़ेंगे, उससे आय बढ़ेगी और बचत और निवेश एक दूसरे के पुनः क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अर्थात पुनः संतुलन की स्थापना हो जाएगी। और यदि इसके विपरीत दशा हो जाए कि बचत ज्यादा हो जाए, निवेश कम हो जाए, तो क्या होगा? चूंकि एडी क्या है? कम है, एएस क्या है? ज्यादा है, तो पूर्ति ज्यादा होगी, समग्र मांग कम होगी। पूर्ति ज्यादा होने से वस्तुओं का स्टॉक हो जाएगा, भंडार हो जाएगा, तो क्या होगा? उत्पादन को घटाया जाएगा उत्पादक के द्वारा, जिससे रोजगार कम होगा। रोजगार कम होगा तो लोगों की इनकम घटेगी, आय घटेगी, तो पुनः क्या होगा? धीमे धीमे बचत घटती जाएगी। क्योंकि बचत ज्यादा है, निवेश कम है, तो बचत जब घटती जाएगी तो निवेश के वापस धीमे धीमे क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये थे दो कॉन्सेप्ट कि जब निवेश बचत से अधिक होता है या जब निवेश बचत से कम होता है तो दोनों ही दशाओं में किस प्रकार से संतुलन की स्थापना होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है।
देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जाता है, निवेश लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात लाभ से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। और निवेश या इन्वेस्टमेंट दो बातों पर निर्भर करता है, एक पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता? देखिए, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता बटे की वह दर है जो पूर्ति कीमत को परियोजना से होने वाले भविष्य के प्रतिफल के क्या करती है, बराबर करती है। अर्थात पूर्ति कीमत को परियोजना के प्रतिफल के बराबर करने के लिए जो बटे की दर होती है वही क्या है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहलाती है। यदि हम इसके फॉर्मूले का अध्ययन करें, C बराबर R1 बटा में 1 प्लस R प्लस R2 बटा में 1 प्लस R का स्क्वायर, इस प्रकार से यदि Rn बटा में 1 प्लस R का की पावर n, ये क्या चीज है? देखिए, जो भी पूंजीगत लागत होती है, यदि उन पूंजीगत वस्तुओं से हम प्रति साल या साल दर साल प्रतिफल की दर के रूप में सिंबल करें तो वो होगी R1 R2 इस तरीके से Rn। अर्थात उन पूंजीगत वस्तुओं से हमें यदि n वर्षों तक प्रतिफल से कि हम उसकी कैलकुलेशन करें तो उसको हम R1 R2 R इस तरीके से R3 R4 या Rn तक, यहाँ Rn से तात्पर्य कि मान लीजिए n वर्षों तक उस पूंजीगत वस्तु से हमें प्रतिफल मिलता है, तो ये हमने वर्षों की संख्या है R1 R2 R3, अर्थात प्रतिफल की साल दर साल की जो रेट है वो उसको हमने R1 R2 R3 R4 इस प्रकार से Rn तक यहां पर सिंबल किया है। बटा में हमने लिखा है 1 प्लस R, तो ये जो R है ये बटे की दर है। अब इस R को I भी लिखा गया है कुछ बुक्स के अंदर, लेकिन चूंकि आपकी बुक के अंदर ये R लिखा गया इसलिए हमें इसको R1 प्लस R ही लिखना है। ये रियल के अंदर 1 प्लस R, यहाँ R रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आता है। यदि हम V बराबर R1 बटा 1 प्लस R का फॉर्मूला लिखना हो इन्वेस्टर के लिए, लेकिन चूंकि आपकी बुक में यही लिखा गया इसलिए हमें इसको R1 बटा 1 प्लस R ही लिखना है। और ये C क्या है? ये जो परियोजना की लागत है। तो ये जो बटे की दर है वो सीमांत कार्यकुशलता है पूंजी की, जो इस प्रतिफल की दर को इसके क्या कर दे, बराबर कर दे। यानी इस प्रकार से कार्य करती है कि जो वार्षिक भविष्य का प्रतिफल है उन पूंजीगत संपत्तियों से वो इसकी परियोजना की लागत के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा दी है प्रोफेसर कुरिहारा ने। तो इसकी हमने जो ये शॉर्ट फॉर्म्स नीचे लिखी है कि यहाँ C बराबर परियोजना की लागत, R बराबर बटे की दर और R1 R2 Rn ये वार्षिक भविष्य के प्रतिफल किससे, पूंजीगत परिसंपत्तियों से। नेक्स्ट जो कुरिहारा ने इसकी परिभाषा दी है वो क्या कहता है, यह अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की भावी आय और उनकी पूर्ति कीमत के बीच अनुपात है। जैसे हमने मार्जिनल वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसी प्रकार से ये कहता है कि अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की भावी आय, अर्थात इसके अनुसार MEC बराबर क्या है, भावी आय को यदि हम Y माने और उसकी पूर्ति कीमत को C माने तो वो कहता है अतिरिक्त जो पूंजीगत संपत्तियों में आप वृद्धि कर रहे हो तो प्रति इकाई जितनी भी आप उसकी वृद्धि कर रहे हो पूंजीगत वस्तुओं की, तो प्रति इकाई से होने वाली आय और उस प्रति इकाई की लागत का जो अनुपात है, अर्थात MEC बराबर क्या होगा, Y बटा में C। ये मार्जिनल कंसेप्ट की बात कर रहा है कि प्रति पूंजीगत इकाई से होने वाली आय और प्रति पूंजीगत इकाई की लागत का जो अनुपात है वही क्या होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या MEC या पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। किसके अनुसार, प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार। अब पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी निवेश से अनुमानित लाभ की दर होती है। यह दो तत्वों पर निर्भर करती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है, पूंजी निवेश से अनुमानित लाभ की दर। यह किस किस से प्रभावित है, नंबर 1 प्रत्याशित आय से और दूसरी पूर्ति कीमत से। पूर्ति कीमत से तात्पर्य लागत और प्रत्याशित आय जितनी आय की प्रत्याशा की जाती है। तो इसको हमें याद करना है, इसकी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्याशित आय क्या होती है। कुल प्रतिफल में से लागत को यदि घटा दिया जाए तो ये प्रत्याशित आय है। इसी प्रकार से पूर्ति कीमत जितनी उसकी लागत आ रही है। तो ये है पूंजी की सीमांत उत्पादकता को जो दो तत्व जो प्रभावित करते हैं, प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि सीमांत उत्पादकता
को जो दो तत्व प्रभावित करते हैं वो कौन से, तो हमें याद रखना है प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत। एक इसका हमें सीमांत कार्यकुशलता के फॉर्मूला याद रखना है, प्रोफेसर कुरिहारा की परिभाषा को हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को वक्र के द्वारा कि निवेश के साथ उसका किस प्रकार से वक्र बनता है उसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता एवं निवेश में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि हम इनका रेखा चित्र बनाएं, y अक्ष पर हम लेते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या MEC, और x अक्ष पर हम लेते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट या I, तो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऋणात्मक ढालू अर्थात गिरता हुआ। अब इसमें यदि प्रारंभ में निवेश I1 है तो I1 निवेश पर मान लीजिए पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को P1 नाम देते हैं। निवेश बढ़ता है, I2 हो जाता है, तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता भी गिर कर क्या हो जाती है, कम होकर P2 हो जाती है। तो इनके बीच में विपरीत संबंध क्यों पाया जाता है, इसके दो कारण है। देखिए, जैसे जैसे अधिक उत्पादन हेतु निवेश किया जाता है, क्योंकि निवेश बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। निवेश किस लिए किया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के अंदर। निवेश की हमने परिभाषा में यही पढ़ा था कि उत्पादन को बढ़ाने में, उत्पादन की प्रक्रिया में जब उन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, पूंजीगत वस्तुओं का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। तो जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, प्रत्याशित जो लाभ है उसकी दर कम हो जाएगी, अर्थात लाभ घट जाएगा। लाभ क्यों घट जाएगा, क्योंकि हमने मांग के नियम में भी पढ़ा था कि वस्तुओं की जब अतिरिक्त मात्रा को बेचना होता है, क्योंकि कीमत कम होने से मांग मात्रा बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे उस अतिरिक्त उत्पादन को बेचा जाएगा या उस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए वस्तुओं की कीमतों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो लाभ की दर क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा देखिए, जैसे जैसे निवेश बढ़ता है अर्थात पूंजी की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे पूंजी की मांग बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति कीमत है वो बढ़ जाती है, अर्थात ब्याज दर एक तरीके से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पूंजी की लागत है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उससे भी क्या होगा, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत के बढ़ने से भी लाभ की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं कि इनके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब देखिए, निवेशक अपने निर्णय किस प्रकार से लेता है। देखिए, निवेशक, हमने चर्चा की थी कि निवेश किस लिए किया जाता है, लाभ से प्रेरित होकर, और निवेश दो घटकों से प्रभावित होता है। एक MEC की हमने चर्चा की थी, सीमांत कार्यकुशलता पूंजी की, और दूसरी हमने चर्चा की थी ब्याज दर की या रेट ऑफ इंटरेस्ट की। किसकी चर्चा की थी हमने, ब्याज दर की। तो देखिए किस प्रकार से निर्णय लेगा निवेशक। निवेशक दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा, एक तो ब्याज दर को और एक किसको, MEC को। देखिए, यदि MEC ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से या ब्याज दर से, तो निवेशक क्या करेगा, निवेश करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में निवेशक के लिए निवेश करना लाभदायी होगा। कब तक निवेश करता जाएगा, अंतिम निवेश वो तब तक करेगा जब तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर के बराबर हो जाए। अब यदि इससे भी आगे कंडीशन आती है कि MEC कम रह जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए, तो इस दशा में निवेशक निवेश करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये दोनों चीजें निवेशक के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कौन सी, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज दर। कब तक निवेशक निवेश करेगा, या तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर से ज्यादा हो, और अंतिम कब तक करता जाएगा, जब तक पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर के बराबर रहती है। अब यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर से कम हो जाती है तो उस दशा में निवेशक निवेश नहीं करेगा। तो ये था हमारा 20वां अध्याय, उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।